तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली था। ठीक है जी, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी वो मैं अभी 5 मिनट में आप सभी को रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या चीज थी। ठीक है, आज हम उससे एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे क्योंकि हमारा नहीं, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की न्यूमेरिकल्स करे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर के करे थे न्यूमेरिकल्स, एक ही करा था। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके बाद चलेंगे आगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, नहीं आएगा तो दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा कराना चाहता हूँ प्लस हमने बहुत बारी रिपीट करा था, आई गेस 15 बारी, एटलीस्ट 15 बारी होगा। दूसरा एक टॉपिक रहेगा हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, जिसके अंदर हम वॉल्टर फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है वो। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, आज वो हम खत्म कर देंगे। कल मैं उसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तो 2 दिन लगेंगे हमारे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई विल कम टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, मेनली ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बतानी जरूरी है। ट्रिक्स में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपका कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसा हमने क्वेश्चन किया ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऐसे वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर होता है कि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, आपका मेडिकल है। गुड, चलो जी शुरू कर रहे हैं। अब हम देखो भैया, अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, बोलो तो उसके मुक्के मारेंगे सारे, एक एक मुक्का जितनी जरूरत मार सकते हो। ठीक है, आंसर क्या अगर वो बोला तो बोला। चलो, अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं भाई। ठीक है, सॉल्यूशंस में हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम ये चीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसी के ऊपर ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के इन्हीं 4 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये क्या कर रहे थे हमें, एक तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में हेल्प करेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में हेल्प करेगा। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट वो हो जाता है लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने पानी और चीनी लिया, अब चीनी क्या है मेरा लेस क्वांटिटी में रहती है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में था वाटर दैट इज सॉल्वेंट। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, तो ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर मास निकालने में हेल्प करती है। दूसरी चीज क्या है मेरी, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कितने मेरे पार्टिकल्स है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। अब ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो लिख सकता था, है ना? अरे क्यों लिखा, इसका रीजन है, यहाँ पे मैंने ये चीज याद क्यों की है, इसका रीजन है जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, उस चीज में इस चीज का सिग्निफिकेंस आ जाएगा, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी क्यों मैं ये चीज बोल रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है जी, बिल्कुल अभी करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट डाल दिया, उसकी वजह से क्या होता, वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, सपोज करो मेरे पास कोई, किसी के पास पानी नहीं, गिलास लिया मैंने, सिंपल सा गिलास लिया, अभी सपोज करो मैंने ये गिलास लिया, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, इसके अंदर पानी है। ठीक है, अगर मैं इसको ढक्कन बंद करके रख दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, थोड़ी देर में इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होते होते क्या होगा, एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम तक वेपर्स बनते रहेंगे, और क्या होगा, जितने वेपर्स बन रहे होंगे उतने ही वो कंडेंस भी हो रहे होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों बराबर हो गए। समझ आया?
अब उस टाइम पे क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे ओवर द लिक्विड फेज, जो यहाँ पे वेपर्स बने मेरे वाटर के, वो जो वेपर्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, लिक्विड फेज के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया। अब उसके अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो इवेपोरेशन है दैट इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, आप लोग गीले करते हो हाथ, उसके बाद कभी ऐसे करके सुखा रहे हो, है ना, तो क्या होता है, ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो आपकी हीट लेके चला जाता है, इसीलिए ठंडा लगता है ना। क्लियर है। और ये क्या हुआ, सरफेस फिनोमेनन था। जब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, मैंने नमक या चीनी डाल दी, उसकी वजह से क्या हुआ, अब जो नमक या चीनी है वो तो उड़ेगा नहीं, वो तो क्या है मेरा नॉन वॉलेटाइल है, वो उड़ेगा नहीं, राइट। और बट वो क्या करेगा, सरफेस पे तो आ जाएगा, क्योंकि उसने एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, उसकी वजह से जब मैंने ढक्कन बंद किया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो जाएगा। समझ आ गया। दिस इज नोन एज, मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने इसके अंदर जस्ट नमक या चीनी डाल दी थी, उसकी वजह से वेपर प्रेशर लो हो गया, दैट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब रिलेटिव लोअरिंग में क्या हुआ, जो प्योर का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था और जो ये मैंने सोल्यूशन बनाया, इन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा, ठीक है, कितना वेपर प्रेशर में डिफरेंस आया, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ आ गया, क्लियर है। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इनटू MA अपॉन WA। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, N2 अपॉन N2 प्लस N1, सॉरी NB अपॉन NB प्लस NA। इस केस में हमने इसे निगलेक्ट कर दिया, तो NB अपॉन NA रखा, तो ये आ गया मोल्स क्या होता है, गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे Na क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया मेरा पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, सभी को क्लियर है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले करा दी, तीसरी वाली थी तो कोई बात नहीं। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब कोई चीज मेरी फ्रीज कर रही थी, कोई चीज मेरी फ्रीज कर रही थी, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज किसके बराबर था हमारा, सॉलिड फेज के बराबर। और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर कितना होता है, ऑलमोस्ट एटलीस्ट, मतलब ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं हम, है ना। ये मेरा सॉलिड है, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, जीरो। और जब कोई चीज फ्रीज करेगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाना है, लिक्विड का वेपर प्रेशर था, क्योंकि लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही थी, वेपर्स में। लिक्विड जो था वो मेरा किसमें कन्वर्ट हो रहा था, वेपर्स में, जिसकी वजह से वो वेपर प्रेशर डाल रहा था। जब लिक्विड फेज का सॉलिड फेज के बराबर हो गया, वो चीज क्या होगी, फ्रीज कर गई, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ गई, और सॉलिड फॉर्म में आ गई तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। क्लियर हो गया जी, सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M, M इज द मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम उसे कर देते हैं KF इनटू WB अपॉन MB इनटू WA इनटू 1000। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला किया था। तीसरी चीज क्या थी हमारी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। ठीक है जी, अब बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बॉइलिंग, कोई भी चीज बॉइल कब करेगी, जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होएगा। ठीक है, जब लिक्विड इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो चीज मेरी क्या करेगी, बॉइल करेगी। ठीक है, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, से कोई मतलब नहीं है, PhD करनी है किसी ने, वो करने का कोई फायदा भी नहीं है यार, मुझे लगता नहीं। हाँ, इंफॉर्मेशन लेके क्या है ना। ठीक है, सबके अलग अलग फिलोसफी है ना, ये यूट्यूब पे जा रही तो कुछ बोल नहीं सकता, अदरवाइज बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो चीज मेरी क्या करेगी, बॉइल करेगी। उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू M, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KB इनटू WB इनटू 1000 अपॉन MB इनटू WA, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है। आप लोग हमारे काउंसलिंग सेशन में देखा ना,
बहुत सारी चीजें आपको पता चलती, आप लोग आएंगे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट भी है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट क्लास में हमने किया था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ऑस्मोसिस की अगर हम सिंपल सी बात करें तो होता क्या था, जैसे मैंने रेजिन है ना, रेजिन होता है, हाँ सही बोला, रेजिन होते हैं, उसको मैंने पानी में डाल दिया तो वो क्या होता है, अंगूर जैसे हो जाते हैं, है ना। रेजिन मतलब मैंने वो बोली किशमिश वाली लिए थे, है ना। तो उसमें क्या हुआ, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ था, ठीक है। उसकी थ्योरी बहुत बड़ी थी तो बहुत थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जहाँ पे आएगा वो मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। थ्योरी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्या है, न्यूमेरिकल, राइट। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इज इक्वल टू CRT, ये वाला फॉर्मूला था। सी क्या था मेरा, कंसंट्रेशन, तो पाई इज इक्वल टू मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं कुछ भी बोलूंगा, हाँ सही है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखता हूँ N2RT, राइट। मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, WB बाय MB इंटू R इंटू T इंटू B, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है जी। देखो यहाँ पे भी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैंने वहां पे लिखा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में हेल्प कर रहा है। तो चारों फॉर्मूला में क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर मास आ रहा था, ठीक है जी। क्लियर हो गया, तो सही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो इससे रिलेटेड है। एक चीज मेरे को चीज दिमाग में आई मेरे, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराना था। क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो बोलता है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं ओवर अदर मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, दैट इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है जी। बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला रीजन क्या है, देखो जो हमने सबसे पहला मेथड था या दूसरा मेथड है या तीसरा मेथड है, वो हमने रूम टेम्परेचर पे नहीं किए, ठीक है। वो हमने रूम टेम्परेचर पे नहीं किए, वो वाले मेथड हमने रूम टेम्परेचर पे नहीं किए। अब किसी चीज को सपोज करो मेरे पास कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल है या बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोई बायोमोलिक्यूल है, सपोज करें मेरे पास एग से, उसके प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, ठीक है। अगर मैं एग को फ्रीज कर दूं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस क्या था, अगर मैंने उसके अंदर सल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से भी उसकी डीनेचुरेशन हो जाएगी, पीएच चेंज कर दिया। तीसरी चीज, अगर मैंने बॉईल कर दिया तो भी उसका क्या हो जाएगी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी। तो कोई एक ऐसा मेथड चाहिए था मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जिसमें जो रूम टेम्परेचर पे हम उसे यूज कर सकते हैं। अब तीनों में से सिर्फ ये वाला मेथड था जो रूम टेम्परेचर पे हो रहा था, क्योंकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कितने पे करते हैं, 25 डिग्री सी पे। जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं उसमें क्या होता है, 25 डिग्री सी होता है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, वहां पे एसटीपी आ रहा था। तो ये वाला जो था वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा था भाइयों बहनों, 25 डिग्री सी पे। और मोलारिटी जो है वो हमें लार्ज वैल्यू देती है एज कंपेयर टू मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी की वैल्यू लार्ज आती है एज कंपेयर टू मोलारिटी। आप पीछे जाके क्वेश्चन देखोगे, एक ही सोल्यूशन की हमें मोलारिटी भी निकालनी थी, मोलारिटी भी निकालनी थी, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है। तो मोलारिटी की वैल्यू बड़ी थी, मोलारिटी की वैल्यू छोटी थी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो हमने प्रेफर किया था वॉल्यूम के ऊपर, है ना, टेम्परेचर के ऊपर हमारी एक प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी, वो कौन सी थी, मोलारिटी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा था, वॉल्यूम। ऐसे हमने क्वेश्चन भी किए थे। अब यहाँ पे हमने बात की 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर है, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कितने में करने हैं, 25 डिग्री सी पे। तो कितना के चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, है ना। सपोज करो मैं अपने घर पे 25 डिग्री सी मेंटेन किया होगा मैंने टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा आदित्य था, आदित्य के घर में
जो एसी लगा हुआ था वो ज्यादा इफेक्टिव था, तो उसकी वजह से क्या हुआ 24 से उसका उनका 24.5 डिग्री था, उन्होंने सेक्टर 24 पे किया, बट वहां पे वो क्या दिखा रहा है, वैसे रीडिंग 24-25 की दिखा रहा है, बट एक्चुअल जो टेम्परेचर था वो 24.5 डिग्री हो गया। तो कितना भी चेंज आ जाएगा उसकी वॉल्यूम में, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का चेंज आएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ। एक एग्जांपल में बताता हूँ, सुबह सुबह आप नहाते हो, सारे नहाते हैं ना, कुछ होते हैं जो नहीं नहाते, चलो उन्हें निकले है ना। हमने उसमें हमने क्या किया, सपोज करो एक बाल्टी से नहाते हैं हम लोग जनरली, है ना, सर्दियों में और गर्मियों में क्या उसका वॉल्यूम चेंज होता है क्या, बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का चेंज आएगा ना, तो वो हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीज किया, 25 डिग्री सी पे हम लोग कर रहे हैं सारी की सारी कैलकुलेशन। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। दो रीजन हो गए, एक तो यहाँ पे कोई डीनेचरेशन नहीं होगी किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल के मैंने लिया, और ये क्या करेगा, लार्ज वैल्यू देगा एज कंपेयर टू अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया। चलो हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट है यार, पेपर में क्वेश्चन मिल गया कल, तो आपको भी तरह आपने कराया नहीं, नहीं आपको जो असाइनमेंट मिलेगी इसमें भी होगा। लिखिए जरा, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट, टॉपिकल हेडिंग लिख लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द, osmotic pressure is the best for determining the observed molar mass of the solute. In determining the molar mass of the solute, observed लिखने की कोई जरूरत नहीं, तब मैं observed लिखूं, molar mass of the solute, observed लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, molar mass of the solute। ठीक है जी, क्लियर है, चले आगे। लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट because it can be determined at room temperature, because it can be determined at room temperature, whereas other colligative properties such as elevation in boiling point, other colligative properties such as elevation in boiling point and depression in freezing point, elevation in boiling point को BP लिख लीजिएगा, and depression in freezing point को FP लिख लीजिएगा, and depression in freezing point cannot be evaluated at room temperature। ठीक है, freezing point cannot be evaluated at room temperature, it is particularly useful for biomolecules and polymers. It is particularly useful for biomolecules and polymers. With high molecular masses because in their dilute solution
both elevation in boiling point and depression in freezing point are too small because in their dilute solutions, both elevation in boiling point and depression in freezing point are too small to be measured accurately. Right? आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में both polymers and biomolecules are biomolecules are mostly unstable at high temperature. भाई समझ आ गया? क्लियर है? इसमें क्या बोला कि देखो बाकी जगह तो कहीं पे भी चल जाएगा, जब हम बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मासेस निकालने गए, बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स के, दे आर अनस्टेबल एट हाई और लो टेम्परेचर. ठीक है, अगर आप नेचुरल रबड़ लोगे, अगर आप उसको फ्रीज कर देते हो तो वो टूट जाएगी, ब्रिटल हो जाती है और वो टूट जाती है. ठीक है, उसकी नेचर चेंज हो गई. ठीक है, अगर आपने एग लिया, एग को बॉईल कर दिया तो क्या होएगा? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा. मतलब जिस चीज का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना था उसका मॉलिक्यूलर मास हम नहीं निकाल पाए. जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना था उसका मॉलिक्यूलर मास हम नहीं निकाल पाए. तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए था जिनके लिए हम मतलब बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल सके विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी. तो हमने क्या किया है? यूज ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो है वो हाई आएगी. ठीक है, कंपेयर टू अदर मेथड्स इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हाई आएगी और ज्यादा एक्यूरेट भी होएगी. क्लियर है? चलेगा? फाइन. हमने न्यूमेरिकल्स करे थे. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. इन फॉर्मूला के अंदर ना जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक कराना है उसके अंदर क्या वेरिएशन आएंगे. एबनॉर्मल पोलर मासेस वाला क्वेश्चन टॉपिक कराऊंगा. उसके अंदर क्या फर्क आएगा? इसके अंदर क्या आएगा? सिर्फ एक आई ऐड हो जाएगा. I into WB upon MA into MA upon WA. बताऊंगा. इस वाले फॉर्मूला में क्या होएगा? सिर्फ एक आई ऐड होएगा. तीसरे वाले फॉर्मूला में एक आई ऐड होएगा. चौथे वाले फॉर्मूला में एक आई ऐड होएगा. बस इतना सा फर्क है. बस ये आई को समझना है हमें आगे क्या है, और कोई फर्क नहीं है अगले टॉपिक में. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में जो मैंने बताया था ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे. क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करेंगे. ये रहा फॉर्मूला W इज इक्वल टू नहीं Y इज इक्वल टू WB into R into T upon MB into B. क्लियर है? फॉर्मूला लिख लीजिए, काम आएगा अभी. और जो भी थ्योरी होगी वो मैं वहीं पे समझा दूंगा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो. रिवर्स ऑस्मोसिस जानते हैं? घर पे फिल्टर लगे हैं, आरओ फिल्टर, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होती है. ठीक है जी, सेकंड जी, रिवर्स ऑस्मोसिस घर पे फिल्टर लगता है ना, पता था? मेरे को भी नहीं पता. आपको पता था? है? नहीं, मेरे को भी नहीं पता. कई होशियार थे हमारे यहाँ पे जिन्हें पता था. कौन था? ये था और किसी को पता था? है? हाँ, बलविंदर होगा. दो चार थे. है? हाँ, दो चार थे, बाकी सबको नहीं पता. यही होशियार बच्चे. ओके, राइट. मैंने आपको होमवर्क दिए थे ना कुछ क्वेश्चंस. भूलेगा नहीं है ना? दिए थे ना? सही है. चलो कोई नहीं.
लिखिए लिखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, टॉपिक तो अभी ये तो यही वाला है, उसमें न्यूमेरिकल ही और कुछ नहीं, सेम चीज है, सेम चीजों में न्यूमेरिकल करना है। क्वेश्चन लिखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 grams of glycerin, a solution containing 10.2 grams of glycerin per liter, 10.2 grams of glycerin per liter is found to be isotonic with 10.2 grams of glycerin per liter is found to be isotonic with 2% solution of glucose, with 2% solution of glucose, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम्स पर मोल, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 180 ग्राम्स पर मोल, ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द ग्लिसरीन, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या था, बता दें तो पता चल जाता ना, बट यहाँ पे हमें निकालना है, तो कोई जरूरत नहीं है, आपको पता था ग्लिसरीन का फॉर्मूला तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑस्मोसिस करेंगे। अब इसमें एक चीज दी गई है बेटा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से थे? जिनकी मोलर, वेरी गुड, है ना, वो वाले सॉल्यूशन जिनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम थी और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम था। क्लियर हुआ? उसने बोला आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक पाई ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। क्लियर हो गया? तो हम पाई ऑफ ग्लिसरीन निकालते हैं। कितना ग्लिसरीन गिवन है हमें? इसका फॉर्मूला क्या था? WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। यहाँ पे मैं दूसरा लगाता हूँ पाई ऑफ ग्लूकोज, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। अब देखो यहाँ पे ग्लिसरीन हमें 10.2 ग्राम दिया हुआ है, हाँ जी, 10.2 ग्राम्स ऑफ ग्लिसरीन इस 2 लीटर कितने में 1 लीटर में डाल दिया। R को एज इट इज रहने देते हैं, T को एज इट इज रहने देते हैं, MB हमें निकालना है और V कितना आ गया 1 लीटर। समझ आ गई? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें जो मैंने लिखा है डेटा? हाँ जी, बोलो भाइयों। बोलो भैया बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है, वही जो डेटा गिवन था। अब एक चीज मैंने कल बताई थी, परसों भी बताई थी, 2% का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 2 grams of glucose in 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको, स्पेशली मार्क करके बताया था कि अगर वैसे कहीं पे भी 2% है तो वो क्या होगा? W/W। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर में देता है तो वो क्या होगा? W/V। ठीक है जी, W/V ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई ऑफ ग्लिसरीन दैट विल बी इक्वल, सॉरी ग्लूकोज है यहाँ पे, WB कितना होएगा? 2 ग्राम्स, R की वैल्यू एज इट इज, T की वैल्यू एज इट इज, MB 180 गिवन है हमें, और वॉल्यूम कितना गिवन है? 100 ml। 100 ml मींस लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 इंटू 100 अपॉन 1000 आ जाएगा। क्लियर है? वहां पे हमने आइसोटोनिक बोला तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10.2 इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू 1
इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू टी इंटू 10 अपॉन 180। यहां से ये भी दिया कैंसिल हो गया, आर से आर टी से टी, बचा गया हमारा एमबी। एमबी विल बी इक्वल टू, ये 9 बचा हुआ है, ऊपर सब खाली हो गया, वहां पे 10.2 बचा है, 9 इंटू 10.2 91.8 grams per mole, that's it। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई बहनों इसमें? बोलो भाई। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, आपको शायद ऐसा फीलिंग आ गया होगा कि न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट के भी इजी है, उससे नेक्स्ट के भी इजी है। किसके नोट्स पूरे? एक बार पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दें, ठीक है? ओके तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अब नॉर्मल पे चलेंगे। कल भी मैंने अब नॉर्मल वाले कराने हैं। अब नॉर्मल वाले में तीनों चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल वापस कवर अप हो जाएंगे। आपका टेस्ट है तो वो उस टाइप के क्वेश्चन सारे रिवाइज हो जाएंगे उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है? क्योंकि इसमें आई यूज हो रहा है एक, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स हम कल डिस्कस कर लेंगे 9 बजे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये सीबीएसई का 2007 का क्वेश्चन है। लिखिए, एट व्हाट कंसंट्रेशन of solute P, capital P, the solution will be isotonic with, at what concentration of solute P the solution will be isotonic with a 5% solution of urea. Molar mass of P 342 grams per mole. Isotonic with 5% solution of urea. Isotonic with 5% solution of urea. Molecular mass of P 342 grams per mole. निकल जाएगा, वैसा सही क्वेश्चन है, जैसा भी हमने करा वैसे ही क्वेश्चन है। आइसोटोनिक का है, आइसोटोनिक में क्या होगा, जो मेरा पाई ऑफ पी है दैट विल बी इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया, दैट विल बी इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया। क्या बोला उसने, पाई सोल्यूट वाला जो पी था उसका उसका स्मोटिक प्रेशर किसके बराबर रहेगा, यूरिया के बराबर, तभी उसने बोला आइसोटोनिक हो जाएगा। ये कितना था, 5% सोल्यूशन था। इसका मुझे कंसंट्रेट, इसका डब्ल्यूबी मुझे क्या करना है, निकालना है। एमबी मुझे गिवन है इसका कितना, 342, यूरिया का कितना होता है एमबी, 32 और फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, बताओ सही बोल रहे हो क्या? कोई ऑनलाइन वाला बताएगा भाई क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला? वो तो अमोनिया होता है।
NH2CO NH2, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, यहाँ पे आ गया 12 + 16, 48 और 12 60, 60 हो गया। यहाँ पे इसका हो गया 60 ग्राम्स पर मोल। भाई ये याद रखिएगा, ये बड़े जनरल सी चीजें हैं, इनके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कितने में डिसॉल्व किया था हमें? कंसेंट्रेशन ऑफ P, यहाँ पे क्या होगा? 5% ऑफ 5% मीन्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी इक्वल टू WB into R into T upon MB into V, और पाई ऑफ यूरिया दैट विल बी इक्वल टू WB into R upon MB into V, ठीक है जी। यहाँ पे पाई ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? WB कितना है निकालना है हमें, R को एज इट इज रहने देते हैं, T को एज इट इज रहने देते हैं, MB कितना है यहाँ पे? 342, यहाँ पे वॉल्यूम भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? WB कितना है? 5 ग्राम्स इंटू R इंटू T अपॉन MB कितना है? 60 इंटू V, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.1। हाँ जी, कितना आएगा ये? इन दोनों को कर देते हैं। WB हमें निकालना है इंटू R इंटू T अपॉन 342। अरे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं डाला हमने, वॉल्यूम सेम आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 5 इंटू R इंटू T अपॉन 60 इंटू 0.1। R से R, T से T, 0.1 से 0.1, 0.1 T आइसोटोनिक है ना बेटा, इसके अंदर ही डाला हमने, तो वॉल्यूम कुछ गिवन नहीं है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? सेम वॉल्यूम लेंगे। पिछले वाले में हमें गिवन था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डाला था, नहीं गिवन है तो हम 0.1 दोनों तरफ सेम लेंगे। यहाँ पे WB कितना आ जाएगा? 12 है ना, तो WB विल बी इक्वल टू 342 अपॉन 12। $28.5 ग्राम, ठीक है जी, 28.5 ग्राम, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ P कितना हो जाएगा? 28.5%, ठीक है जी। समझ आ गई जी? मुश्किल नहीं है भाई, वेरी सिंपल सिंपल से घिसे पिटे क्वेश्चन है। चलो एक और करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में आया था CBSE में, IIT वाले मैंने बताया ना, IIT नीट वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो मतलब वहां पे एप्लीकेशन होगी इन सब की, मुश्किल नहीं होगा। पता है कैसा आएगा? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं एबनॉर्मल मोलर मास से, उसमें आपको बता दूंगा कि किसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वो सारी चीजें हैं, इजी है। चलिए लिखिए, मुस्कुरा रहे हैं वैसे मजा चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A solution prepared by dissolving 8.95 milligrams of a solution prepared by dissolving 8.95
milligrams of a given fragment, 8.95 milligrams of a given fragment in 35 ml of water has an osmotic pressure of 0.335. Has an osmotic pressure of 0.335 torr. TORR. ठीक है, 10 एचयू की बड़ी टॉर है, ठीक है। तो यूनिट सही किसके, प्रेशर के। 0.335 torr at 25 degrees C. At 25 degrees C. Assuming that the given fragment is non-electrolyte, calculated molar mass. ठीक है जी। अभी कुछ हटके था तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। अब देखो इसमें आइसोटोनिक नहीं दिया, उसने एक ही चीज के बारे में बोला कि भैया हमने कोई सल्यूट डाला, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें, और उसने कंसेंट्रेशन दे दी, पाई दे दिया हमें। सिंपल है, बस एक चीज का मुश्किल है कि क्या कन्वर्जन है। टॉर दिया हुआ है इसने, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर है और कुछ नहीं है। क्या बोला, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 ग्राम्स। WB की वैल्यू गिवन है 8.95 मिलीग्राम्स, इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो 8.95 into 10 raised to power -3 ग्राम्स। MB हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। पाई की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.335 टॉर। क्लियर है। टेम्परेचर इसने गिवन होगा 25 डिग्री सी, तो टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन हो गया। डिग्रीज में नहीं लेना, केल्विन में लेना है। वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 35 ml, तो पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू निकाले। अब ये क्या चाहिए, देखो आर। अब आर क्या होता है भाई, मैंने 0.0831, ठीक है जी, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। हाँ जी, क्लियर है, ये वैल्यू गिवन है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बार है और यहाँ पे क्या है, टॉर है, तो मेरे को इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार में या एटमॉस्फेयर में। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 बार या 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। क्लियर है, हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0.335 अपॉन 760, यहाँ पे बार में आ जाएगा, बिकॉज 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर, 1 इज इक्वल टू 760 टॉर अपॉन 1 ATM, या मैं लिख सकता हूँ 1 ATM अपॉन 760 टॉर। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, टॉर से टॉर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ATM। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, बताइए क्या आ रहा है। मेडिकल है ना, कैलकुलेशन भाई कर जाएगी तो उससे करनी है, क्योंकि मेहनत लगने वाली है ना। करो करो करो, कैलकुलेटर यूज करो। कितना आ रहा है, 0.0004, बस। आगे भी आगे क्या है, 440, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4.4 into 10 raised to power 1 2 3 4 minus 4 ATM। क्लियर है, बस ये कन्वर्जन फैक्टर चाहिए था, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB की वैल्यू 8.95 into 10 raised to power -3, क्योंकि फॉर्मूला क्या था,
पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V, दैट इज इक्वल टू WB, ये तो ये हो गया, पाई की वैल्यू हमने लिखी नहीं यहाँ पे, 4.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इक्वल टू WB हो गया। R की वैल्यू 1/12 लिख देंगे, लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पे 1/12 लिख दी है, बट लिखना मत वहां पे पूरी वैल्यू लिखना 0.0831 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन अपॉन में क्या आ जाएगा MB इंटू V, V कितना था 35, फिर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। MB की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी 8.95 into 10 raised to power -3 into 1/12 into 298 into 1000 upon 35 into 4.4 into 10 raised to power -4, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है यार, मैंने पहले ही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ही है यहाँ पे, फॉर्मूला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। R की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 1/12, ठीक है, क्योंकि अगर आप R की जगह 1/12 करोगे तो इट कम्स टू बी 0.83333, राइट। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे 1/12 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, तो उसे हम एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि सेकंड थर्ड डेसिमल पे जाके फोर्थ डेसिमल पे जाके चेंज होगी वैल्यूज। आंसर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर यूज करके आप निकाल सकते हैं, बताइए जरा क्या आ रहा है। 4.06 गलत है सर, मॉलिक्यूलर मास MB गलत आ रहा है। एट पॉइंट नाइन फाइव इंटू 298 into 1000 divided by 35 divided by 12 divided by 4.4, कितना आ रहा है 1443.23, ठीक है 24 ले लेते हैं यहाँ पे। अब पावर्स into 10 raised to power -3 plus 4 10 raised to power, तो 14432.4 grams per mole, yeah sir, MB, and this is the correct answer 144। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन, क्लियर है। हाँ जी हो गया सभी का, हाँ आंसर भी यही है भाई। सही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बड़ी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, क्लियर है आंसर। तो इस तरीके से आ जाएगा ये, इन्होंने इसमें भी आ रहा है 146.5, ओके जी, क्लियर है। तो अब हम जो करने वाले हैं दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यहीं से मैं आपको कैसे जेईई में क्वेश्चन, कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। पीछे रह गए, किसको चैट कर रहे हो, किसका फोन है, रख कर देंगे सभी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए। एक चीज का आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए अभी, मतलब अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अलग अलग क्वेश्चन किए हमने। अब एक बार सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन पढ़िए, आप देखोगे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वहां पे क्या चीज थी, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट हमने डाला, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने यूरिया डाला, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने शुगर डाला, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं डाला जो हमारा क्या हो रहा हो, डिसोसिएट हो रहा हो या एसोसिएट हो रहा हो। आगे क्वेश्चन देखो जरा, अभी भी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें यूरिया डाला या ग्लूकोज डाला या कोई ऐसा नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाला था, ठीक है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 ग्राम, है ना, उसके अंदर भी मैंने किया था, लास्ट में देखोगे, एज्यूमिंग दैट द गिवन फ्रेगमेंट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो क्या था हमारा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, राइट। उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, अगर आप देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या हमने यूरिया लिया। अगर आप पुरानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखोगे वहां पे भी यही सारी चीजें थी, हमने कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। तो अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में हमने ऐसा सल्यूट लेना जो मेरा एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। सपोज करो, पहले थ्योरी बता देता हूँ है क्या चीज, फिर उसके बाद लिखवा दूंगा। सपोज करो मैंने KCl लिया, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब मैंने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज इक्वल टू, पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है पोटेशियम का, 39, क्लोरीन का कितना होता है 74.5 ग्राम हो गया। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है इसमें, 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब सपोज करो वो ये जो इलेक्ट्रोलाइट था मैंने इसे पानी में डाल दिया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनके बना है, मिला है ना, दोनों को रिएक्ट करके सॉल्ट मिला था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 74.5। मैंने जब इसे पानी में डाल दिया तो क्या होएगा, डिसोसिएट करेगा किस किस में, के पॉजिटिव में और Cl माइनस में। तो कितने मोल्स हो गए उसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर डबल हो गए, 2 मोल्स हो गए, 1 मोल ऑफ पोटेशियम बन गया और 1 मोल ऑफ क्लोराइड बन गया। अभी मैंने आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब डाला मैंने 1 मोल था, बट उसके अंदर चला कितना गया, 2 हो गए। उसकी वजह से क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने डाले 1 मोल, बट उसमें हो कितने गए, 2 मोल्स, जिसकी वजह से KCl का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो गलत आएगा। समझ रहे हो, अब कितना हो गया 74.5, अब उसका हाफ करना पड़ेगा क्योंकि वो तो 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गए, 2 मोल ऑफ क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए, किस किस के, K+ एंड Cl-। 1 मोल का मास कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 37.25 ग्राम्स, एबनॉर्मल हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो डिसोसिएशन का था। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे क्या था, CH3COOH था, ये क्या है मेरा एसिटिक एसिड। अब एसिडिक एसिड को सपोज करो मैंने बेंजीन में सोल्यूशन बना दिया, बेंजीन में डाल दिया, तो ये क्या करेगा, डाइमराइज कर जाएगा। ये क्या करेगा, डाइमराइज कर जाएगा। कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, OH, HO, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ये क्या होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हुआ, ये डाइमर बना गया। ये क्या बना गया, डाइमर।
दे हैव द सेम कंपोजिशन, मतलब ये भी ऐसे होते हैं, अगर जो हमारे ये एसिडिक एसिड होता है, अगर आप किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल देते तो ये डाइमराइज कर जाता है, वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट करेगा, एसिड है H+ और OH, मतलब इसने दूसरे वाले एंड में, बट यहाँ पे क्या किया, ये नॉन पोलर था तो यहाँ पे आके क्या किया इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बना दिया। अब सपोज करो मैंने इसके कितने डाले, 2 मोल डाले थे, 2 मोल डाले थे, बट ये यहाँ पे आके किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 मोल के अंदर, और हमने पढ़ा था इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल, मैंने कितने डाले थे 2 मोल, बट सोल्यूशन में कितने बने मेरे 1 मोल। अब 2 मोल का मॉलिक्यूलर मतलब 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH3COH का, होना भाई, ठीक है, 1 मोल का मास कितना है मेरा 60, बट जब ये यहाँ पे कंबाइन करके इसका कितना रह गया, इसका कितना हो गया, ट्वाइस हो गया उसका, इस मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 120 ग्राम्स पर मोल। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, दिस इज शोइंग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, समझ आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, ठीक है। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनके मॉलिक्यूलर मासेस हम निकाल पा रहे थे, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ तो उनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, हमने ऑब्जर्व निकालेंगे और कैलकुलेटेड करके निकालेंगे, समझ आ गई दो चीजें, क्लियर हुआ। एसोसिएशन के केस में क्या हुआ, 1 मोल डाला था बट वो 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हमने 2 मोल डाले थे बट वो डाइमराइज करके क्या बना गया 1 मोल, समझ आया। अब क्या होएगा यहाँ पे, मोटी मोटी चीज समझ में आ गई, क्यों ये एबनॉर्मल दिखा रहे हैं, हाँ जी, एबनॉर्मल क्यों दिखा रही है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, आना सिर्फ वही है, आई एक फैक्टर था, जो एक फैक्टर हमने आई पढ़ा था, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे हमसे। चलिए देखिए, इसके अंदर हेडिंग तो आपने बना ली, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस लिखिए इसमें, the colligative properties are dependent upon the number of the colligative properties are dependent upon the number of solute particles, नेक्स्ट वहां पे आगे लिखिए मॉलिक्यूलर masses of solute, molecular masses of the solute are inversely proportional to colligative properties. Molecular masses of the solute which are inversely proportional to colligative properties must have different values from their normal values in other words, these are abnormal in nature and are also called observed molecular masses. ठीक है, ये वाले दोनों एग्जांपल बना लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा ये वाला डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन
और ये वाला हो जाएगा एसोसिएशन। यहाँ पे बेंजीन मत लिखिएगा, यहाँ पे सीधा ऐसे कर दीजिएगा। क्लियर है? बोलना नहीं। डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको क्या होना। यहाँ पे एक चीज आएगी अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वो भी अभी पढ़ेंगे हम अभी। एसोसिएशन में क्या हो रहा है, दो चीजें मिलके एसोसिएट कर रही है ना, और एक नई चीज बना रही है। वो तो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा है CH3COH का। यहाँ पे तो कितना था, वो 60 था, बट जब वो दोनों एसोसिएट करके तो इस पूरी स्पीशीज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 120 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, दिस इज एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। और जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसके अंदर अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा था, हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा था, तभी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको लिखवाया है। हाँ जी, हो गया क्लियर? चले आगे। बस एक वेंटॉ फैक्टर लिखवाना है मेरे को, और उसके बाद आपको लिखवाना है अल्फा, फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स। फिर मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है। चले आगे। लिखो जल्दी। हो गए सर? चलिए लिखिए जरा, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक वेंटॉ फैक्टर आई, जो मैंने अभी लिखवाए थे आई, फॉर्मूला में आई का यूज किया था, वो लिखिए वेंटॉ फैक्टर आई। इसके फॉर्मूले हैं, आपको तरीका बताऊंगा कि निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेंटॉ फैक्टर आई स्कूल में हो गए, समझ आया? हुआ नहीं? बाकी हो गए? हाँ जी सर, आप जाते हैं स्कूल। आदित्य जी आपके स्कूल में हो गया? यस वेंटॉ फैक्टर नहीं सर, ये स्टार्ट है। क्या हुआ आज, क्या हो रहा? सर आप ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का थोड़ा सा पार्ट हुआ था, जितना आपने जो है अभी हमारे पास सेट है। चलो वेंटॉ फैक्टर, वेंटॉ फैक्टर आई। अब आई का डायरेक्टली फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्या होएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव observed colligative property upon normal colligative property. Observed colligative property upon normal colligative property. ठीक है, आई का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज नॉर्मल और कैलकुलेटेड molecular mass upon observed molecular mass. ठीक है जी, अब आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो मतलब क्या है कि सॉल्यूट मेरा नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। समझ रहे जी? ठीक है, अभी तक हमने जितने भी इक्वेशंस किए थे, चाहे वो यूरिया था, चाहे वो शुगर था, या कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, तो वहां पे हमने आई को वैल्यू क्या लिया, 1 लिया था, है ना। इफ आई इज ग्रेटर देन 1, ये किस केस में होगा, फॉर डिसोसिएशन। आई इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन एंड आई लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये चीज मैं अभी यहीं पे छोटे से क्वेश्चन पे प्रूव कर दे रहा हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, केसीएल पढ़ा था, केसीएल का मॉलिक्यूलर मास निकाला था। तो केसीएल के केस में यहाँ पे क्या हो रहा था भाइयों बहनों, डिसोसिएशन हो रही थी। केसीएल के केस में हमारी हो रही थी भैया डिसोसिएशन। क्लियर है? ये वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ। नॉर्मल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास कितना था, जो हमने कैलकुलेट करा था, कितना रहा था केसीएल का, 74.5, और उसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा था हमारा, 37.25। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है भाई यहाँ पे 2। और अगर मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, एसोसिएशन हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी भाई बहनों एसोसिएशन। क्लियर है? तो आई की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे नॉर्मल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास मैंने कितना निकाला था CH3COH का 60, बट जब हम उसे कैलकुलेट कर रहे थे ऑब्जर्व कितना आ रहा था, तो कितना आ गया 0.5। यहाँ से ये प्रूव हो गया, यहाँ पे 0.5 है। इफ आई ग्रेटर देन 1 है तो भैया वो किसका केस है, डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन मतलब वो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया, एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो एक से ज्यादा ही होएगा। और आई लेस देन 1 होएगा इन केस ऑफ एसोसिएशन। समझ आया? सभी को क्लियर है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं चीजें, ठीक है, मतलब आपको लिखवा भी नहीं रहा हूँ, बस सिंपल सिंपल चीजें बताई, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और मेनली सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, तो मैं आपको वहां पे ये करा दूँ। क्लियर है? फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। एक और चीज लिखिए विच इज अल्फा। अल्फा एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये दोबारा रिपीट कर दो एक बार। क्या चीज बेटा? ये जो बोर्ड पे लिखी हुई है। तो अगर ना दिया हो तो 0.1 ही लेना होता है हमें। क्या चीज 0.1 लेना होता है? सर आपने वॉल्यूम बताई थी ना पहले। अच्छा हाँ, वो गिवन नहीं होगा तो बेटा दोनों सेम लेंगे। अब इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, अगर आई इक्वल टू 1 है तो मतलब कोई भी, जैसे हमने शुगर लिया, यूरिया लिया, कुछ भी नहीं, कोई भी सॉल्यूट गिवन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो उसके अंदर आई की वैल्यू 1 होगी। आई ग्रेटर देन 1 था, ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। तो नॉर्मल क्वालिटी, जैसे नॉर्मल हमने केसीएल के केस में 74.5 निकाला था, और ऑब्जर्व कितना था उसका 37.25, तो उसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा था 2 आ गया। आई ग्रेटर देन 1 आ गई जब मेरा डिसोसिएशन हो रहा था। एसोसिएशन के केस में CH3COH में जहाँ पे हमने डाइमर बनाया था, आई की वैल्यू क्या थी 60 थी, अपॉन में 120 आ गई, तो वैल्यू क्या आई 0.5 व्हिच इज लेस देन 1। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट लिखिए अल्फा। अल्फा होता है द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, the fraction of electrolyte undergoing association or dissociation, undergoing association or dissociation in solution, undergoing association or dissociation in solution. The fraction of electrolyte undergoing association or dissociation in solution. ठीक है जी, अल्फा वही है डिग्री ऑफ, अगर सपोज करो ये डिसोसिएशन ले रहे हैं,
degree of dissociation, that is equal to number of moles of electrolyte, number of moles of electrolyte dissociated upon total number of moles of electrolyte. Total number of moles of electrolyte, right? और दूसरा था अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो भी सेम होएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, क्लियर है क्या? अभी दो छोटे छोटे फॉर्मूले बस, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये हो गया डिसोसिएशन के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई ये, एनसीईआरटी में देंगे। एसोसिएशन 1 minus I upon 1 minus 1 upon n. वन माइनस आई अपॉन 1 minus 1 upon n। अब देखो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, n जो है वो न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा, वो आपको तब समझ में आ जाएगी। n इज द कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में वो चीज टूटेगी, ठीक है? जैसे कि CH3COH है, वो 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, बट वो कितने पार्ट्स में टूटा? 2 पार्ट्स में, CH3CO माइनस एंड H, तो n की वैल्यू डायरेक्टली 2 आ जाएगी। बट I क्या बोलता है, वो बताएगा कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ, वो बोलता है कि सिर्फ 5% डिसोसिएट हुआ, तो I की वैल्यू 1.05 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। सर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? कौन सा बेटा? सर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? किस चीज का, एसिड का या बेस का बेटा? सर मतलब लाइक दोनों का एक बार बता दीजिए। एक भी होता है बेटा, वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, डिग्री है, कितने पार्ट्स में वो टूटा, ठीक है? डिग्री मतलब 100% टूटा, 10% टूटा, 20% टूटा, वो अल्फा बता रहा है हमें। ओके ठीक है, तो कल हम 9 बजे मिलेंगे, कल 9 बजे ये वाली क्लास को करेंगे कंटिन्यू। कल सुबह